हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। हम देख रहे हैं सी टेट का प्रीवियस पेपर और हमने इसके 4 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका 5वां पार्ट देख रहे हैं और अगर आपने वो सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सी टेट के प्रीवियस पेपर की जो हमने सीरीज चला रखी है उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। आप इनको मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अ, और प्लेलिस्ट बनी हुई है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। हर चैप्टर को पढ़ाया गया है, पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया गया है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं। तो आप इन सबको देख सकते हैं और अभी आपके पास काफी समय है, तो आप एनसीईआरटी भी करते रहिए, साथ में ये जो प्रीवियस पेपर मैं करा रही हूँ ये भी करते रहिए और इसके आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी और आपका जो सीटेट का पेपर है वो बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आपको कितना पढ़ना है, बस 6, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करनी है और पॉलिटिकल साइंस करनी है। और आपको जो भी चैप्टर टिपिकल लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है आप इन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप चाहे थ्योरी देखें या ना देखें, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर जरूर देख लेना, आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर बनाए हैं वो सभी आपके प्रीवियस पेपर को देखते हुए बनाए हैं। तो आगे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखो 70 तक हमने पिछले वाले पार्ट में देख लिए थे और अब हम देखेंगे 71। और इस पेपर के खत्म होने के बाद मैं आपको कराऊंगी जो 2023 में हुआ था अगस्त में पेपर, वो वाला। ठीक है, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। ए है, पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करना महिलाओं के संदर्भ या प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। बी है, पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्तरीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो 71 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कि जब भी हम चर्चा कर रहे हैं क्लास के अंदर तो हमें जो स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर चर्चा करनी है, उन मुद्दों पर चर्चा करनी है। यानी कि जब चर्चा कर रहे हैं तो हमें जेंडर का ध्यान रखना है कि किसी की भी भावना आहत ना हो। ठीक है, मतलब ज्यादातर चीजों में जो टारगेट किया जाता है वो लड़कियों को किया जाता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं, पढ़ने में कमजोर होती हैं। मोस्टली मैथ के लिए बोला जाता है कि लड़कियां मैथ नहीं कर पाती हैं ठीक से। तो जब भी आप चर्चा कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं 72, चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा। हमें किसके ऊपर चर्चा करनी है, हमें चर्चा करनी है चुनाव में मतदान, यानी कि जो वोटर होते हैं, जो वोट डालते हैं, उनके महत्व के ऊपर चर्चा करनी है कि जो चुनाव है उसमें उनका कितना महत्व है, जो वोट डाल रहे हैं। पहला है, देश जिसमें चुनाव में सार्वभौमिक मत अधिकार की प्रणाली है। ठीक है, इसके ये वाला टॉपिक हो सकता है चर्चा करने का। या फिर दूसरा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। या फिर तीसरा ऑप्शन है, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। और चौथा है, नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते। तो देखो, हम जब हम चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर, चुनाव के ऊपर, और मेनली किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मतदान, मतदाता के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो वोटर हैं उनका क्या महत्व है चुनाव में। तो उनका महत्व है तीसरा वाला, कि सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। जब वो सही से निर्णय लेंगे, सही आदमी को वोट डालेंगे, जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, जो मतदान कर रहे हैं, जब वो सही व्यक्ति को चुनेंगे तभी तो सबकी भलाई होगी। सार्वजनिक भलाई मतलब जनता की भलाई होगी। कोई सही नेता चुना जाएगा, ईमानदार नेता चुना जाएगा, जो ठीक से निर्णय ले पाएगा जनता के लिए। ठीक है, तो ये भूमिका कौन अदा करता है, ये भूमिका अदा करते हैं मतदाता। तो आप जब चर्चा करेंगे क्लास में तो ये वाला टॉपिक लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 73, भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थित के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं। देखो,
क्या कर रही है, वो भूगोल की एक शिक्षिका यानी कि भूगोल की एक टीचर है, और विद्यार्थियों को क्या कर रही है, एक उद्योग स्थापित करने के कारकों को गहराई से पढ़ा रही है। और देखो ये उद्योग कौन सी बुक में है, आपकी 8th क्लास की ज्योग्राफी में है। ठीक है, इसलिए ही मैं आपको वीडियो के शुरू में ही कह रही थी कि आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को कर लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ आएगा ही नहीं। तो क्या करेगी वो शिक्षिका, कौन से उदाहरण देगी या कौन सी विधियां अपनाएगी? ए है निरूपण, बी है परियोजना, देखो परियोजना विधि तो सबने पढ़ी होगी, जिसने बीएड किया है सबको पता है इसके बारे में। सी है फैक्ट्री का भ्रमण, तो फैक्ट्री का भ्रमण भी कराएगी, जिससे बच्चे जान सकेंगे कि किस तरह से उद्योग स्थापित किए जाते हैं और उद्योगों के लिए किन किन सामान की जरूरत होती है। डी है कुछ अध्ययन वृत्तांतों, केस स्टडीज पर चर्चा करेगी, यानी कि जो उद्योग हैं उनकी केस स्टडी पे चर्चा करेगी। जैसे आप टाटा कंपनी का ले लीजिए या आप रिलायंस का ले लीजिए, इनके ऊपर चर्चा करके मतलब उदाहरण दे दे के वो समझाएगी। जो एक तरह से जो केस स्टडी है, जो एक तरह से कोई वृत्तांत दिया हुआ है किसी कंपनी का, तो उसको लेके समझाएगी। जैसे जमशेदपुर में टिस्को कंपनी है ना, टिस्को कंपनी है, तो उसके बारे में समझाएंगे। तो एनसीईआरटी में पूरा ही दे रखा है उसके बारे में कि किस तरह से उसकी स्थापना हुई है, कहाँ से उसके लिए रॉ मटेरियल लिया जाता है, कहाँ से उसके लिए लोहा लिया जाता है, कहाँ से उसके लिए पानी लिया जाता है, कहाँ से उसके लिए कोयला लिया जाता है, सारी चीज है। तो इस तरह से ही वो जो भूगोल की शिक्षिका है वो पढ़ाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वर्ष 1974 से 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। देखो ये सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, 74 से 77 तक। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इमरजेंसी लगा रखी थी इस टाइम पर। ठीक है, इमरजेंसी का आपने नाम सुना होगा कि इमरजेंसी लगा रखी थी। तो इन्होंने बोल रखा था कि पत्रकार सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते हैं गलत, अगर छापेंगे तो उनको पहले पूछना पड़ेगा सरकार से, यानी कि इंदिरा गांधी जी से पहले सलाह लेनी पड़ेगी कि इस चीज को वो छापें या ना छापें। उस टाइम पे अगर हम इंदिरा गांधी जी की बात करें तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिए इस तरह के, क्योंकि लोकतंत्र की क्या पहचान है कि आपकी जो प्रेस है वो पूरी तरह स्वतंत्र है। वो सरकार जैसे काम कर रही है उसको वैसे ही दिखाएगी, गलत काम कर रही है तो गलत दिखाएगी, सही काम कर रही है तो सही दिखाएगी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ये नियम बनाया, कांग्रेस की नेता है इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये नियम बनाया कि अगर प्रेस उनके खिलाफ कुछ भी छापेगी तो उससे पहले उन्हें प्रेस को उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये किस चीज का उदाहरण है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझने के लिए उपयुक्त है? पहला है सामाजिक विज्ञापन, दूसरा है अभिवेचन यानी कि सेंसरशिप, तीसरा है भेदभाव, देखो भेदभाव से तो कोई मतलब है ही नहीं इसका। ठीक है, चौथा है लोकतंत्र के नुकसान। तो अगर सेंसरशिप नहीं होता, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंसरशिप। ठीक है, जो ये काम कर रही हैं, जो इन्होंने ये नीति अपनाई, इससे क्या था, लोकतंत्र को खतरा था। लोकतंत्र का मतलब क्या है, प्रेस एकदम स्वतंत्र होती है ना। लोकतंत्र को क्या हो जाएगा, नुकसान। अगर ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होता, सेंसरशिप वाला नहीं होता, तो आपका फोर्थ वाला सही होता है ना। क्योंकि सेंसरशिप दिया हुआ है और सेंसरशिप की यही परिभाषा है कि आप किसी किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक सूचना देने से मना कर रहे हो। ठीक है, सही सूचना देने से मना कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं सेंसरशिप। नेक्स्ट देखते हैं 77। भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव पर रोल प्ले निम्न निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है? देखो ये सहायक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में मेरे से। तो किस चीज को समझने में सहायक है? अब देखो अम्बेडकर जी की अगर हम बात करें तो उनका जो बचपन था वो बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था। वो एक अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे एक जो हाशिया वर्ग के लोग थे उनके लिए लड़ाइयां लड़ी। तो उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके अपनी शिक्षा प्राप्त करी, उन्होंने समाज में क्या चीज झेली, गलत चीज। तो उन चीजों को हम किस में दिखाएंगे, रोल प्ले में दिखाएंगे। जैसे मेरी बेटी पढ़ती है तो उसकी क्लास में रोल प्ले हुआ था
अम्बेडकर जी का, बिल्कुल यही चीज थी उसमें। तो उसमें उसको रोल प्ले में उसको एक रोल मिला था कि उसको क्या करना था, जो मतलब कुएं पे कुछ लोग पानी भरने आएंगे तो मतलब मेरी बेटी को वो लोग रोकेंगे। ठीक है, रोल प्ले में ये था कि वो मेरी बेटी कुएं पे पानी लेने जाएगी तो उसको वो रोकेंगे कि आप पानी नहीं ले सकते, क्योंकि आप दूसरे वर्ग से आते हैं। ठीक है, आप मुख्य धारा से नहीं आते हैं, तो आपकी जाति छोटी है, इसलिए आप इस कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज दिखाई गई थी। बाद में अम्बेडकर जी ने समझाया था कि हमें ऐसे क्या है, ऊंच नीच नहीं करना चाहिए, हमें सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए, सब भारतीय हैं, ना कोई बहुत बड़ा है ना कोई बहुत छोटा है। तो यही चीज उसने बाद में मैसेज दिया अपनी क्लास में कि जो मुझे रोका गया पानी लेने से या पढ़ने से स्कूल में, वो गलत है। और वो अम्बेडकर बनी थी क्लास में, तो वो गलत है और आप ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते हो। मुझे पूरा अधिकार है, जो अधिकार आपको मिले हुए हैं वो मेरे को भी मिले हुए हैं, क्योंकि आप भी भारतीय हैं और मैं भी भारतीय हूँ। तो बिल्कुल वही चीज है, अगर आप बच्चे को रोल प्ले करवा रहे हैं और अम्बेडकर के बचपन की चीजें दिखा रहे हैं, तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे? ठीक है, बच्चे उससे किस चीज को समझने में सहायक रहेंगे। ए है उन तरीकों व संसाधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया है। देखो, भारतीय संविधान लिखा गया उस चीज से बच्चों को मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जन्म से ही थोड़ी ना भीमराव अंबेडकर जी संविधान को लिखने लगे थे, या उनको पता था कि बड़े होके मैं संविधान लिखूंगा। ये किसकी बात चल रही है? उनके बचपन की बात चल रही है, उनके बचपन के अनुभव रोल प्ले में दिखाए जा रहे हैं। तो उससे क्या सीखेंगे? बी है समाज के हाशियाई हाशियाई समूह के साथ सहानुभूति। हाशियाई समूह कौन से हैं? जो पिछड़े वर्ग हैं, जो जिनको मुख्य धारा से अलग रखा गया है, वो ठीक से शिक्षित नहीं हो पाए, उनको ठीक से काम नहीं मिला, काम मिला तो उनको ठीक से पैसे नहीं दिए गए। कौन से वर्ग हैं? जो वंचित रह गए हैं मूलभूत सुविधाओं से। ठीक है, जो सुविधाएं आपके पास है उनके पास नहीं थी, तो उनको क्या बोलेंगे? हम हाशियाई समूह बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। सी है औपनिवेशिक समय में अस्पष्टता का चलन कैसा था? क्योंकि औपनिवेशिक काल मतलब अंग्रेजों का काल किसने देखा था? अम्बेडकर जी ने देखा। तो अम्बेडकर जी को पता था कि उस समय में कुछ लोगों के साथ किस तरह से छुआछूत की भावना की जाती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी आपका बिल्कुल सही। ठीक है, और ये भी आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस से आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखो, अगर मैं भूल जाती हूँ, अगर आपको जानना है कि ये क्वेश्चन कौन सी एनसीईआरटी से आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ए का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आता ही नहीं है सीटेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 76। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। कौन सी थीम पढ़ानी है उसको? स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी कि सरकार को किस तरह से सुविधा देनी है जनता को, ताकि लोग कैसे रहें? स्वस्थ रहें। ठीक है, ए है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना, ये भी सही है। सी है सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना, तो ये भी सही है कि बताया जाएगा कि देखो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होती है उनमें ये सुविधा होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें ये सुविधा होती है। डी है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधित केरल की एक केस स्टडी, यानी कि केरल की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, और वहां का हम केस स्टडी बच्चों को बताएंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक विद्यालय के बच्चों को हम बताएंगे कि जो केरल है उसमें इस तरह की सुविधाएं हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था पिछले पार्ट में कि जो दिल्ली के स्कूल है उनमें बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं बच्चों को बाकी राज्यों के मुकाबले, उसी तरह केरल में स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं बाकी राज्यों के मुकाबले। और आपको बहुत ज़्यादा जो नट्स मिलेंगी केरल से ही मिलेंगी, साउथ इंडिया की ही मिलेंगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि साउथ इंडिया की ही नर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण। देखो, समालोचनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है कि जिस चीज के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं उसके सही पहलू और गलत पहलू दोनों लें हम। ठीक है, उसके हम सही चीजों को भी लें और उसके हम गलत चीजों को भी लें।
को प्रोत्साहन करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त हैं? ए है मुद्दे पर, बी है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल, यानी कि जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना, और मुद्दों पर चर्चा करना। तो समालोचना जब हम करेंगे तो इस तरह से ही करेंगे कि जो भी टॉपिक है उसके ऊपर हम उस टॉपिक के अच्छे पहलू भी लेंगे, गलत पहलू भी लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको मतदान का उदाहरण बताया था, तो आप बताएंगे कि लोकतंत्र में मतदान की क्या भूमिका है, मतदान मतदान करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है ना? तो इस तरह से आप गलत पहलू भी लेंगे, सही पहलू भी लेंगे, दोनों लेंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे कि इस तरह से चीजें होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। देखो सी नहीं होगा कि शिक्षक का मत इस चीज में मायने नहीं रखेगा। समालोचना जब टीचर करा रहा है तो टीचर की भूमिका केवल एक सहायक की होगी, मतलब बच्चों को वो हेल्प करेगा बस, बाकी अपना मत नहीं रखेगा। ठीक है, बच्चों से ही चीजों को निकलवाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के मौसम की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है? लेसन प्लान बना रही है। बीएड में बनाए थे ना आपने, वही वाला लेसन प्लान बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यायों के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्यायों में से कौन सा संप्रत्याय पढ़ाया होगा? वो अब क्या पढ़ा रही है? वो पढ़ा रही है मौसम। ठीक है, और उसको क्या करना है, वो उसको रिलेट करके पढ़ाना है। देखो मैंने जो पिछला वाला टॉपिक पढ़ाया है वो ऐसा है, और उससे ही संबंधित ये वाला टॉपिक है। ठीक है, तो मौसम पढ़ा रही है, मौसम से पहले उसने कौन सा टॉपिक पढ़ाया होगा वो हमें देखना है। पहला है लीप वर्ड्स, देखो ये लीप वर्ड्स है। ठीक है, लीप वर्ड्स। दूसरा है परिक्रमण, तीसरा है घूर्णन, और चौथा है प्रदीप्ति व्रत। तो मौसम से संबंधित कौन सा आएगा? मौसम से संबंधित आएगा आपका दूसरा, परिक्रमण। देखो घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चक्कर लगा रही है, घूम रही है, तो उसको हम बोलेंगे घूर्णन। और परिक्रमण किसको बोलेंगे? जो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जैसे ये सूर्य है, इसके जब चारों ओर चक्कर लगा रही है तो इसको बोल देंगे परिक्रमण। और जो बारिश होती है या मौसम की कोई भी क्रिया होती है, ठंड है, गर्मी है, बारिश है, ये सब किसकी वजह से होती है? ये पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से होती है। ऋतु परिवर्तन किसकी वजह से होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तब होता है। दिन रात किसकी वजह से होते हैं? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है। अपने अक्ष पर घूमेंगी तो दिन रात की क्रिया होगी। ठीक है, जब घूमती घूमती सूर्य के सामने आएगी तो दिन होगा, और जो पीछे वाली साइड होगी उसमें रात होगा। लेकिन जो मौसमी क्रिया होंगी वो किससे संबंधित होंगी? वो परिक्रमण से संबंधित होंगी। इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपने नहीं सुना है ध्यान से तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको खोल खोल के समझाया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है? क्या करना है? समालोचनात्मक चिंतन के बारे में बात, मतलब बढ़ावा देने में कौन सा टॉपिक जो सही रहेगा? देखिए जब भी आप क्लास में जाएंगे, आप किसी के ऊपर तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, तो आप बच्चों से बताएंगे, बोलेंगे कि भाई तुम खड़े हो, इसके फायदे बताओ, और बाकी के तुम खड़े हो, तुम इसके नुकसान बताओ। मतलब आपने 5 बच्चे खड़े कर दिए, वो उसके फायदे बता रहे हैं, उसी चीज के 5 बच्चे खड़े कर दिए, वही उसके नुकसान बता रहे हैं। अगले 5 को खड़ा कराएंगे तो आप पूछेंगे कि बताओ इन्होंने सही बोला या इन्होंने सही बोला। ठीक है, और अगले 5 को खड़ा करेंगे तो आप बोलेंगे कि अब इन 15 लोगों ने जो बात कही है उसका आप निष्कर्ष निकाल के बताइए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या है? समालोचनात्मक चिंतन की क्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है। ए है दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का सूत्र पूछना। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। बी है विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब ही ये है कि आप बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, बच्चे बताएंगे खुद कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से चीजें होंगी। सी है विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तो हमेशा ही गलत होता है। ठीक है, आप एक तरीके से बोलेंगे तो क्या हो गया? वो रटना ही हो गया ना, और रटाना नहीं है, बच्चों को समझाना है। डी है शिक्षक द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों वर्णित करना। तो ये भी गलत है। देखो प्राइवेट स्कूलों में ये बहुत ज्यादा चलता है, मेरी बेटी भी पढ़ती है, तो अगर वो अपनी तरफ से लाइन्स लिख देती है तो वो लोग, उसकी मैम काट देती हैं, और उसकी मैम फोर्स करती हैं कि जो मैंने याद करवाया वही करो।
तो इसी चीज़ की मैं कंप्लेंट भी एक बार लेके गई थी कि भई आप ऐसे रट्टू तोता मत बनाइए बच्चों को। बच्चे अपने मन से अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आप समझिए तो सही कि उसने सही लिखा है या नहीं लिखा। अगर सेंस के अकॉर्डिंग वो सही लिख लिया तो फिर उसको पूरे नंबर मिलने चाहिए ना। तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ाना है, रट्टू तोता नहीं बनाना है, बच्चों को अपने हिसाब से सीखने देना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी आपको पूछना है, आपको कुछ भी चीज़ गलत लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं खुद उनका रिप्लाई करती हूँ सभी कमेंटों का। और जो भी फ्रेंड आपके सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उनके साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको वीडियो सबसे पहले मिले। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।